नहीं नहीं तो रहे। हाँ, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको आज मुद्रास्फीति के बारे में बताने वाला हूँ। मुद्रास्फीति मतलब एक तरह से सिंपल वे में कहा जाए तो महंगाई। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ वस्तुओं पे बहुत ज्यादा अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा। देखा, कभी टमाटर पे बढ़ जाती है, कभी दाल पे, कभी प्याज पे, या कभी कोई भी यानी मतलब कोई भी कमोडिटी हो सकती है, उस पर बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाना ही मुद्रास्फीति होती है। ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसको मेजरमेंट भी कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे, इसके कारण इसके टाइप भी पढ़ेंगे। तो अपन पीपीटी के माध्यम से बढ़ते आगे। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। पहले इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोग भी उसे देखेंगे बढ़िया से, और बीच में और कोई ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपको ऐसा लगता है या किसी सिस्टम से गलत है। आपको दिखाई दे रहा है? आपको स्लाइड दिखाई दे रही है या नहीं? एक मिनट, अभी नहीं दिखाई देगी, मैं समझ गया। स्लाइड दिखाई दे रही है? कोई बताइए, स्लाइड आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, जो मैं मतलब पीपीटी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अरे भाई कोई तो बोलो, एक तो आगे तभी तो बढ़ूंगा मैं। वैसे ही बताता रहूंगा, क्या मतलब रहेगा? आप लोग बाद में कहेंगे कि मतलब आवाज नहीं आई, जो भी है। मतलब आ रही है सभी को? जिनको दिक्कत है वो जा सकता है, मतलब छोड़ के जा सकता है पूरी क्लास को, क्योंकि आवाज तो किसी न किसी को बतानी पड़ेगी। एक मिनट, कौन है इसमें? अरे भाई एक कोई अनम्यूट करो। तभी तो मेरे को पता चलेगा मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। मैं स्टार्ट करूं या नहीं करूं? मेरी आवाज आ सर रही म्यूट है? था। यस सर, आ आपने रही है सर। सर आपने सभी को अनम्यूट कर दिया था। तो आप लोग मैंने म्यूट कर दिया था, आप लोग अनम्यूट हो सकते थे ना। क्या दिक्कत है इसमें? सर नहीं हो रहा सर था, नहीं हो रहा हो था ही सर, नहीं रहा था। होस्ट ठीक कर सकता है। ओके, तो मेरी आवाज आ रही ये सर सभी आपकी यस आवाज भी आ सर। रही है और दिख भी रहा है। यस सर। है? ओके ओके। सर सभी को म्यूट कर दो सर, कोई बात नहीं। हाँ मैं कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए सर फिर, फिर ठीक है? अनम्यूट नहीं हो रहा। अरे अब तो आवाज आ रही है मेरी, बस इतना चेक करना था मेरे को। यस सर। हाँ सर आ रहे हैं। आ रही है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? द टर्म इन्फ्लेशन जनरली मीन्स अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स विच लोअर्स द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। आप लोग सीधे शब्दों में ये समझ लो कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने की दशा को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। विच लोअर्स द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, और लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो भी कम हो जाता है। परचेसिंग पावर मतलब जो क्रय शक्ति कम हो जाती है उनकी, मतलब खरीदने की क्षमता है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा कीमतें हो जाएंगी तो लोग कम खरीदेंगे। तो ये दिक्कतें आती है। ठीक है। फिर है इसमें टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू कमोडिटीज इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। कुछ वस्तुओं की कीमतों में तो इतना परिवर्तन आ जाता है कि मतलब लोग कहते हैं अचानक से वही वस्तु मतलब उसमें रहती है, हाईलाइट रहती है। तो कहने मतलब है टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू कमोडिटी, कुछ वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाने को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द इकोनॉमी रिफर्स टू इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? वस्तुओं की कीमतों में जो सतत वृद्धि होती है, सतत वृद्धि होती है और एक दृढ़ वृद्धि होती है, लगातार कंटिन्यूअस, तो उसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है। उसके बाद में है
अब आप लोग जब चाहेंगे ना तब अनम्यूट हो सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब मैंने म्यूट कर दिया उसके बाद भी अनम्यूट हो सकते हैं, अंदर से बंद था। तो रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के जो कंसेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, वो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, रिफ्लेशन है, ये टर्मिनोलॉजी है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन तो आप समझ गए, कीमतों में वृद्धि होना, यानी इंक्रीज। इन्फ्लेशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, मांग में वृद्धि होना, सप्लाई में कमी होने को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन लिखा है ना कि अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति का अपोजिट है। और इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द इकोनॉमी, मतलब उसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्लाइन होगा, ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। फिर डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ये होता है इट इंडिकेट्स द डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति की दर में कमी को बताता है। डिसइन्फ्लेशन, डे माने डिक्लाइन वैल्यू, उसको बताता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब आती है अपने देश में जब किसी वस्तु कोई वस्तुओं की मतलब बहुत ज्यादा कीमतें हो जाए, हाई प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, और अपने देश में बेरोजगारी बढ़ जाए, तो दोनों जब स्थिति मिलेंगी तो उसको कहेंगे स्टैगफ्लेशन। इट इज अदरवाइज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी रिसेशन, इसे इन्फ्लेशनरी रिसेशन भी कहते हैं। अब है रिफ्लेशन क्या है, तो रिफ्लेशन क्या होती है, फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और जो कि इसमें ये आप तो इस तरह याद रखो बस कि जो वॉइस क्लियर नहीं, इट रिफर्स टू अ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। It refers to a moderate degree of controlled information. तो मैं बता रहा था आपको, मुद्रास्फीति के बारे में बता रहा था कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मैंने बताया ना कि अचानक से कुछ वस्तुओं की कीमतों बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जनरली ये कह सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें कुछ कमोडिटी की कीमतों में, कुछ वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि होती है उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आना ही मुद्रा अपस्फीति होता है, मानी डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन, हाँ, डिफ्लेशन बिल्कुल अपोजिट है। डिफ्लेशन इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और ऐसे जो मैंने बताया ना कि इन्फ्लेशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, एंड डिफ्लेशन इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, बिल्कुल अपोजिट होता है उसका, ठीक है। तो वो पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा और बता दूं, रिफ्लेशन चल रहा था। रिफ्लेशन क्या होता है, ये मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, मतलब ये क्या होता है, इन्फ्लेशन की कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन की मॉडरेट डिग्री को बताता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय WPI एंड CPI, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन इज बेस्ड मेनली ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आधारित होता है। स्टैगफ्लेशन को अपन कैसे मापते हैं, डिस्कम्फर्ट इंडेक्स के माध्यम से मापते हैं। अब है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार या वर्गीकरण। देयर आर सेवरल टाइप है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। पहला प्रकार है इसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मतलब when the increase in price is very low, slow, less than 3% annum, माने ऐसी मुद्रास्फीति, ऐसी स्थिति जो वर्ष में वस्तुओं पर लगभग 3% या उससे कम पर वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, माने रेंगती हुई मुद्रास्फीति। एन इंक्रीज इन प्राइस रिगार्डेड सेफ एंड एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यह मुद्रास्फीति का जो प्रकार है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेफ है और एसेंशियल भी है, अच्छा है, मतलब इतनी वृद्धि तो होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो वृद्धि होना चाहिए साल वर्ष में, सस्टेन लेस देन 3% होना चाहिए, ठीक है। बाकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसकी वार्षिक दर 3 से 10% होती है, इसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। ये क्या होती है, इन्फ्लेशन एट द रेट ऑफ वार्निंग सिग्नल्स ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल, ये गवर्नमेंट को चेतावनी देती है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें, अन्यथा ये बढ़ जाएगी, आगे रनिंग इन्फ्लेशन में जाने की संभावना है।
फिर है रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। When prices rise rapidly like running of horse at the rate of speed of 10% to 20% पर annum, कम से कम 10 से 20% की जब वृद्धि की दर हो घोड़े की दौड़ की तरह, तो उसे कहेंगे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इट कंट्रोल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स। इसमें क्या होता है, सरकार को जो मौद्रिक नीति है और जो फिस्कल नीति है, मतलब जो सरकार बनाती है, उसको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ बनाना पड़ेगा, मजबूत स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब इस तरह की मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। व्हेन प्राइसेस राइजिंग द बिटवीन 20% टू 100% पर एनम। ये ऐसी मुद्रास्फीति होती है जिसमें 20% से लेके 100% तक वृद्धि होती है, या उससे भी अधिक। एक वर्ष में किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जैसे किसी वस्तु की 50 रुपए कीमत थी, वो 100 हो जाए या उससे ज्यादा तक हो जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये क्या होती है, कंटिन्यूअस फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। लोगों की जो मनी की परचेसिंग पावर में लगातार गिरावट आ जाती है, मतलब लोग की क्रय शक्ति कम हो जाती है, लोगों के पास मतलब इतनी महंगाई बढ़ जाती है कि पैसा कम पड़ जाता है। तो ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, फ्री मार्केट मैकेनिज्म। इस तरह की जो ओपन इन्फ्लेशन माने स्वतंत्र मुद्रास्फीति क्या होती है, ये स्वतंत्र बाजार होते हैं ना, फ्री मार्केट, जिनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, वहां पे इस तरह की स्थिति होती है। वो लोग अपनी मनमानी कीमत मार्केट में अपने प्रोडक्ट की लॉन्च करते हैं, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतें आती है। फिर है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, यानी दमित मुद्रास्फीति, यानी दबी हुई मुद्रास्फीति। ऐसी मुद्रास्फीति जो कि कीमतों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन सरकार को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो सरकार इसके लिए हमेशा अथक प्रयास करती रहती है। इसको रोकने के लिए बहुत सारे कंट्रोल मेजर, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार समय समय पर अपना योगदान देती रहती है और करती है। तो इस तरह की स्थिति जिसका सरकार को भी पता नहीं चल पाता है ना, तो उसे कहते हैं रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अगला है मार्क ऑफ इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन या ऐसी मुद्रास्फीति जो पर्टिकुलर प्राइसिंग एडॉप्टेड बाय बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके द्वारा पर्टिकुलर किसी कमोडिटी को टारगेट करके उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं, चाहे वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को लेकर हो, चाहे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो उसे मार्कअप कहते हैं। कंप्रीहेंसिव क्या होती है, प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी थ्रू आउट द इकोनॉमी राइज। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाना, सभी वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना कंप्रीहेंसिव होता है। The type of inflation when prices of all commodity register a rise in the economy। इसमें क्या होता है, इकोनॉमी में ऑल कमोडिटी पे वृद्धि को आंका जाता है, मतलब एक वस्तु पे वृद्धि नहीं हो रही है, वस्तु की कीमतों में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि सभी वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है ना, उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे कहते हैं कंप्रीहेंसिव, यानी बृहत मुद्रास्फीति। फिर स्पोरेडिक मुद्रास्फीति, ये क्या होते हैं, स्पोरेडिक माने छुटक पुटक, माने व्हेन द सप्लाई ऑफ सम गुड्स आर इनइलास्टिक। सेक्टरल इन्फ्लेशन, मतलब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ वस्तुओं की कीमतों में ही वृद्धि होती है, सभी की में नहीं होती है, सेक्टरल होती है, यानी सेक्शनल। स्पोरेडिक छुटक पुटक, ऐसा भी नहीं है कि पूरे देश में हो, कहीं कहीं किसी राज्य में किसी वस्तु की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए, तो उसे कहते हैं स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। स्पेशली सेक्टरल है ये, सेक्शनल, मतलब किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अचानक प्याज में वृद्धि हो जाए, टमाटर में हो जाए, किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे स्पोरेडिक कहते हैं। फिर प्रॉफिट इंड्यूस्ड, इसमें क्या होता है कि ऐसी मुद्रास्फीति जो उद्यमियों के द्वारा किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नाम से ही विदित है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग पे आधारित मुद्रास्फीति। मतलब लोगों की मांग ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है, तो उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आवाज नहीं आ रही है, सब क्लियर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, too much money chasing too few goods refers to demand pull inflation. It is otherwise called as excess demand inflation. आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, Yes. डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मांग पे आधारित, मतलब जैसे जैसे मान लो 100 क्विंटल वस्तु की मांग है, सप्लाई भी 100 क्विंटल हुई तो बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन वाले जो प्रोडक्ट बनता है ना, उनकी फैक्टर कॉस्ट बढ़ जा रहा है, लागतें बढ़ जा रहा, लागत बढ़ जाने के कारण वस्तु की कीमतें बढ़ेगी, वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो मार्केट में महंगा मिलेगा, मार्केट में महंगा मिलेगा तो वो अपने को भी महंगा देंगे। तो इस तरह की जो कॉस्ट के कारण जो स्थिति बनती है ना, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड देयरबाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लागत में वृद्धि हो जाए कॉस्ट में। जब मान लो एक पेन 10 रुपए का बनता है तो वो 20 रुपए का बिक रहा है, अगर वही पेन 20 रुपए का बनेगा तो उसमें मार्केटिंग चार्ज कुछ जुड़ेंगे, कुछ टैक्स वगैरह जुड़ेंगे, तो वो 20-30 तक पहुंच सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कॉस्ट ज्यादा आएगी तो मार्केट प्राइस। फिर डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन, ये हो गया। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज माने मुद्रास्फीति के कारण, किन कारणों से मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। तो पहला 2 कारण है इसमें, फैक्टर कॉजिंग इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है फैक्टर कॉजिंग डिक्रीज इन सप्लाई, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी। अब अपने ये समझते हैं मांग में वृद्धि कैसे कैसे हो सकती है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, सप्लाई उतनी ही है तो इम्बैलेंस की स्थिति हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति क्रिएट हो जाएगी। फिर है डिस्पोजेबल, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो जाना, कंज्यूमर स्पेंडिंग में वृद्धि हो जाना, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार की मौद्रिक नीति का सही नहीं होना, ठीक है, डिफिसिट फाइनेंसिंग, वित्तीय घाटा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर अपन जरूरत से ज्यादा निर्यात कर देंगे दूसरे देशों, अगर अपन जरूरत से ज्यादा भी निर्यात कर देंगे तो भी दिक्कत है। आप इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉइंट आप अलग से भी पढ़ेंगे तो भी आपको काम आएगा। मैंने बताया ना, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट माने अगर अपन निर्यात एक सीमा तक करें, मतलब अपने देश में कंजप्शन हो जाए, उपभोग हो, वहां तक तो ठीक है, जो बच रहा है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अपन जरूरत से ज्यादा अगर निर्यात कर दिया तो भी अपने देश में कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी तो मतलब डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की तो फिक्स है, मतलब लोगों को जितना लेना है उतना लेना ही है। एक मिनट थोड़ा सा और बचा है, मैं चाह रहा हूँ आज दोबारा से नहीं जोड़ना पड़े। तो ये हो गया। दूसरा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी, सप्लाई फिक्स है तो मतलब इम्बैलेंस की स्थिति होगी, मतलब मुद्रास्फीति की स्थिति। इंक्रीज इन सेल, लोगों की अगर सैलरी बढ़ जाए, वेजेज बढ़ जाए, डियर एंड एलोवेंस बढ़ जाए, मतलब महंगाई भत्ते बढ़ जाएंगे लोगों के, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, मतलब मांग में वृद्धि के कारण। एक्सेसिव स्पेकुलेशन, अगर कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशन कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, जो सरकार को पता नहीं होता है। कुछ तो ऐसे जो सरकार को पता रहता है वो तो ठीक है, जो सरकार को नहीं पता होता है, इलीगल में करते हैं ना, तो वो देश के लिए, इकोनॉमी के लिए खतरनाक होते हैं और वो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा करते हैं। फिर है फैक्टर कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, यानी डिक्रीज इन सप्लाई। आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नेचुरल कैलेमिटीज, मान लो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट हो गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, फसल सूख गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बहुत सारी दिक्कतें हो गई। तो मान लो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नहीं हो पाई, तो नहीं होगी तो सप्लाई कम होगी उस प्रोडक्ट की। तो कहने का मतलब ये भी कारण हो सकता है इसका, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो मुद्रास्फीति होगी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ज्यादा अगर एक्सपोर्ट कर देंगे तो देश में कमी आ जाएगी तो सप्लाई कम कर पाएंगे, सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रास्फीति होगी। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उत्पादन किसानों का क्या होता है, एक बढ़ती हुई नहीं, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में जाता है, घटती हुई दर से बढ़ता है, तो ये भी दिक्कत है। डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, अगर अपने जितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, दूसरे देशों से मंगा रहे हैं वस्तुओं को, अगर उनको कम इंपोर्ट करेंगे ना तो भी दिक्कत है, सप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे पेट्रोलियम है, ऑयल है, बहुत सारी चीजों को अपन इंपोर्ट करते हैं ना, तो अगर वो उतना नहीं करेंगे ना तो भी दिक्कत है। फिर होर्डिंग्स बाय ट्रेडर्स के बाद होर्डिंग करना, मतलब होर्डिंग माने जमाखोरी मान लो, एक तरह से कालाबाजारी एक तरह से।
तो वो भी दिक्कत है। डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाना। फिर है मीजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, माने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्या हो सकते हैं। इसके 3 उपाय है। पहला है मॉनेटरी मीजर्स, यानी मौद्रिक उपाय। क्या है? क्रेडिट को कंट्रोल। सरकार क्या है, गवर्नमेंट जो आरबीआई है, देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा, बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा तो लोगों को भी ऋण महंगा मिलेगा, लोगों को ऋण महंगा मिलेगा तो लोग ऋण कम लेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों के पास पैसा कम होगा, मतलब कंट्रोल हो सकता है। दूसरा है डेमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का विमुद्रीकरण होना। जैसे नोटबंदी हुई थी ना, पहले नोट बंद हो गए थे 500,000 रुपए के, वैसे ही मान लो तो ये देश बंद, मतलब नोटबंदी हो जाएगी ना तो भी दिक्कत है, लोगों के चलन पे नोटों का बंद हो जाएगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, मतलब स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। इशू ऑफ न्यू करेंसी, नई सर आपने विचार सोचा होगा कभी कभी सरकार नए नोटों का चलन क्यों करती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है। उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए सरकार समय समय पर न्यू करेंसी को इश्यू करती है। एक तो ये कारण हो सकते हैं मॉनेटरी वाले। दूसरा है फिस्कल में क्या होता है, इंक्रीज टैक्स, सरकार टैक्स बढ़ा दे हर प्रोडक्ट पे, सेविंग बढ़ा दे, सरप्लस बजट बढ़ा दे अपना, पब्लिक डेप्ट, बहुत सारी चीजों इनको बढ़ा के वो फिस्कल मेजर्स के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकती है। अदर मेजर्स है कंट्रोल इन्फ्लेशन के, इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, किसी प्रोडक्ट की कमी है, अगर उसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिक कवर में हो जाएगा, वो उत्पादन बढ़ाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वेजेज पॉलिसी को बनाकर कर सकते हैं, प्राइस को कंट्रोल करके कर सकते हैं, राशनिंग कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति होती है ना, उसको अपन कर सकते हैं। अब आप लोग पूछ